हेलो नमस्कार, आप सभी का मुकेश बैरागी अकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। आज से हम पढ़ेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल की हिंदी साहित्य के इतिहास की बुक। जो मेरे पास ये वाली बुक है, हिंदी साहित्य का इतिहास और आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ये बुक हिंदी साहित्य के सभी स्टूडेंट्स के लिए उपयोगी है, जैसे कि आरपीएससी सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड और नेट यूजीसी नेट वाले स्टूडेंट्स के लिए भी उपयोगी है। और जैसे कि बीए कर रहे हैं, कोई स्टूडेंट बीए में है और प्रथम वर्ष में है, तो उनके लिए भी ये बुक आदिकाल, भक्तिकाल इत्यादि के लिए उपयोगी है। और एक एक टॉपिक डेली पढ़ेंगे इसमें से। आज का प्रथम टॉपिक है प्रथम संस्करण का उपयोग, वक्तव्य, यानी कि ये आचार्य रामचंद्र की बुक से भूमिका है, भूमिका के रूप में है। तो पढ़ते हैं। हिंदी के कवियों का एक वृत्त संग्रह शिव सिंह सेंगर ने सन 1800, यहाँ 33 मिसप्रिंट है जो 1883 है, सेंगर ने सन 1883 ईस्वी में प्रस्तुत किया। कब प्रस्तुत किया? तो 1883 ईस्वी में। किसने प्रस्तुत किया? शिव सिंह सेंगर ने एक वृत्त संग्रह प्रस्तुत किया। उसके पीछे सन 1889 में डॉक्टर अबसर ग्रियर्सन ने मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान के नाम से एक वैसा ही बड़ा कविवृत संग्रह निकाला। यानी कि कविवृत संग्रह, बड़ा कविवृत संग्रह किसने निकाला? तो ग्रियर्सन ने। मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान के नाम से वैसा ही एक बड़ा कविवृत संग्रह निकाला। काशी की नागरी प्रचारणी सभा का ध्यान आरंभ ही में इस बात की ओर गया कि वह सहस्त्रों हस्तलिखित हिंदी पुस्तकें देश के अनेक भागों में राजपुस्तकालयों तथा लोगों के घरों में अज्ञात पड़ी है। अतः सरकार की आर्थिक सहायता से उसने सन 1900 से पुस्तकों की खोज का काम हाथ में लिया और सन 1911 तक की खोज की अपनी 8 रिपोर्टों में। कितनी रिपोर्टों में? तो 8 रिपोर्टों में सैकड़ों अज्ञात कवियों तथा ज्ञात कवियों के अज्ञात ग्रंथों का पता लगाया। सन 1913 में इस सारी सामग्री का उपयोग करके मिश्र बंधुओं ने, श्रीयुत पंडित श्याम बिहारी मिश्र आदि ने अपना बड़ा भारी कविवृत संग्रह मिश्र बंधु विनोद, जिसमें वर्तमान काल के कवियों और लेखकों का भी समावेश किया, 3 भागों में प्रकाशित हुआ। अभी 4 भाग में प्रकाशित हो चुका है 1954 से। इधर जब से विश्वविद्यालय में हिंदी की उच्च शिक्षा का बड़ा विधान हुआ, तब से उसके साहित्य के विचार श्रृंखलाबद्ध इतिहास की आवश्यकता का अनुभव छात्र और अध्यापक दोनों कर रहे थे। शिक्षित जनता की जिन जिन प्रवृत्तियों के अनुसार हमारे साहित्य स्वरूप में जो परिवर्तन होते आए, जिन जिन प्रभावों की प्रेरणा से काव्यधारा की भिन्न भिन्न शाखाएं फूटती रही, उन सबके सम्यक निरूपण तथा उनकी दृष्टि से किए हुए सुसंगत काल विभाग के बिना साहित्य के इतिहास का सच्चा अध्ययन कठिनाई दिखलाई पड़ता था। 700-800 वर्षों की संचित, कितने वर्षों की? तो 7 से 8 वर्षों की संचित ग्रंथ राशि सामने लगी हुई थी, पर ऐसी निर्दिष्ट सरणियों की उद्भावना नहीं हुई थी जिसके अनुसार सुगमता से, यानी कि सरलता से इस प्रबुद्ध सामग्री का वर्गीकरण होता। भिन्न भिन्न शाखाओं के हजारों कवियों की केवल कालक्रम से गुथी उपयुक्त वर्तमालाएं साहित्य के इतिहास के अध्याय में कहाँ तक सहायता पहुंचा सकती थी। सारे रचना काल को केवल आदि मध्य पूर्व और उत्तर इत्यादि खंडों में आंख मूंद कर बांट देना, ये भी न देखना कि खंड के भीतर क्या आता है। ये इम्पोर्टेंट पंक्ति है आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बुक से। क्या नहीं, किस व्रत संग्रह को इतिहास नहीं बना सकता। 5 या 6 वर्ष हुए छात्रों के उपयोग के लिए मैंने कुछ संक्षिप्त नोट तैयार किए थे। कौन कह रहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल कह रहे हैं। जिनमें परिस्थिति के अनुसार शिक्षित जन समूह की बदलती हुई परिस्थितियों को लक्ष्य करके हिंदी साहित्य के इतिहास के काल विभाग और रचना की भिन्न भिन्न शाखाओं के निरूपण का एक कच्चा ढांचा खड़ा किया था। हिंदी शब्द सागर समाप्त हो जाने पर उसकी भूमिका के रूप में भाषा और साहित्य का विकास देना भी स्थिर
रह गया। अतः एक नियत समय के भीतर ही यह इतिहास लिखकर पूरा करना पड़ा। साहित्य का इतिहास लिखने के लिए जितनी अधिक सामग्री में जरूरी समझता था उतनी तो उस अवधि के भीतर इकट्ठी न हो सकी, पर जहाँ तक हो सका आवश्यक उपादान रखकर कार्य पूरा किया गया। ये प्रथम संस्करण का वक्तव्य है और भूमिका के रूप में है। आज भूमिका पढ़ेंगे, कल फिर आदिकाल, भक्तिकाल। इस प्रकार ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बुक से सीरीज चलेगी, तो आप भी पढ़ते रहिए। आगे है, इस पुस्तक में जिस पद्धति का अनुसरण किया गया उसका तोड़े में उल्लेख कर देना आवश्यक जान पड़ता था। पहले काल विभाग को लीजिए। जिस काल विभाग के भीतर किसी विशेष ढंग की रचनाओं की प्रचुरता दिखाई पड़ी वह एक अलग काल माना गया और उसका नामकरण उन्हीं रचनाओं के स्वरूप के अनुसार किया गया। इसी प्रकार काल का एक निर्दिष्ट सामान्य लक्षण बनाया जा सकता है। किसी एक ढंग की रचना की प्रचुरता से अभिप्राय यह है कि दूसरे ढंग की रचनाओं में से चाहे किसी एक ढंग की रचना को ले वह परिमाणों में प्रथम के बराबर न होगी। यह नहीं है कि सब ढंगों की रचनाएं मिलकर भी उसके बराबर न होगी। जैसे यदि किसी काल में 5 ढंग की रचनाएं की गई, जैसे 10, 5, 6, 7 और 2 के क्रम में मिलती है, तो जिस ढंग की रचना की 10 पुस्तकें हैं ना उसकी प्रचुरता यानी कि जिसकी ज़्यादा पुस्तकें हैं उसकी ही प्रचुरता कही जाएगी। यद्यपि शेष और ढंग की सभी पुस्तकें मिलकर 20 हो जाती है, यानी कि टोटल को गिने तो कितनी हो जाती है 20, लेकिन जिसकी ज़्यादा रचनाएं उसकी क्या हो जाती है, प्रचुरता कही जाती है। यह तो हुई पहली बात। दूसरी बात है कि ग्रंथों की प्रसिद्धि किसी काल के भीतर जिस एक ही ढंग के बहुत अधिक ग्रंथ प्रसिद्ध चले आते हैं उस ढंग की रचना उस काल के लक्षण के अंतर्गत मानी जाएगी, चाहे और दूसरे ढंग की अप्रसिद्ध और साधारण कोटि की बहुत सी पुस्तकें भी इधर उधर कोनों में पड़ी मिल जाया करे। प्रसिद्ध भी किसी काल के लोक प्रवृत्ति की प्रतिध्वनि है। सारांश यह है कि इन दोनों बातों की ओर ध्यान रखकर काल विभागों का नामकरण किया गया। आदिकाल का नाम मैंने वीरगाथा काल रखा। किसने रखा आदिकाल का नाम वीरगाथा काल? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कह रहे हैं कि आदिकाल का नाम मैंने वीरगाथा काल रखा। उक्त काल के भीतर 2 प्रकार की रचनाएं मिलती है, एक तो अपभ्रंश की और देश भाषा यानी कि बोलचाल की। अपभ्रंश की पुस्तकों में कहीं तो जैनों के धर्म तत्व निरूपण संबंधी जो साहित्य की कोटि में नहीं आती, यानी कि जो जैनों के धर्म तत्व निरूपण से संबंधित है ना वो साहित्य की कोटि में नहीं आती, और जिनका उल्लेख केवल ये दिखाने के लिए किया गया कि अपभ्रंश भाषा का व्यवहार कब से हो रहा था। साहित्य की कोटि में आने वाली रचनाओं में कुछ तो भिन्न भिन्न विषयों पर फुटकल दोहे हैं जिनके अनुसार उस काल की कोई विशेष प्रवृत्ति निर्धारित नहीं की जा सकती। साहित्यिक पुस्तकें केवल 4 हैं इसमें, जैसे विजयपाल रासो, हमी रासो और कीर्तिलता और कीर्ति पताका, यानी कि पुस्तकें केवल 4 हैं। और देश काल काव्य की से संबंधित कितनी पुस्तकें हैं? 8, यानी कि साहित्य यानी कि जिसके अनुसार काल की कोई विशेष प्रवृत्ति निर्धारित नहीं की जा सकती। साहित्यिक पुस्तकें केवल कितनी है? 4, विजयपाल रासो, हमी रासो, कीर्तिलता, कीर्ति पताका। एक बार और याद करो, इंपॉर्टेंट है। विजयपाल रासो, हमी रासो, कीर्तिलता और कीर्ति पताका। विजय है के की, यानी कि के कीर्तिलता और कीर्ति पताका। विजयपाल रासो, हमी रासो, कीर्तिलता और कीर्ति पताका। देश भाषा काव्य की 8 पुस्तकें प्रसिद्ध हैं। कौन कौन सी है? कुमान रासो, बिसल देव रासो, पृथ्वीराज रासो, जे चंद्र प्रकाश, जे महेंग जस चंद्रिका, परमाल रासो जो आला का मूल रूप है, और खुसरो की पहेलियाँ और विद्यापति की पदावली। देश भाषा काव्य से संबंधित कौन सी 8 पुस्तकें? कुमान रासो, बिसल देव रासो, पृथ्वीराज रासो, जे चंद्र प्रकाश, जे मयंक जस चंद्रिका, परमाल रासो आला का मूल रूप है, खुसरो की पहेलियाँ और विद्यापति की पदावली, जिसमें है ना हिंदी की इन्हीं 12 पुस्तकों की दृष्टि से आदिकाल का लक्षण निरूपण और नामकरण हो सकता है। इन्हीं ये जो 12 पुस्तकें हैं ना इन्हीं के अनुसार आदिकाल का
क्या हो इन्हीं 12 पुस्तकों के अनुसार क्या हो सकता है? आदिकाल का लक्षण निरूपण और नामकरण हो सकता है। इनमें से जो अंतिम दो है ना, बीसलदेव रासो, यानी कि अंतिम दो कौन कौन सी है? कुसरो की पहेलियाँ और विद्यापति की पदावलियाँ। कुसरो की पहेलियाँ और विद्यापति की पदावलियाँ और बीसलदेव रासो को छोड़कर से सभी ग्रंथ कैसे हैं? तो वीर गाथात्मक हैं। जो बाकी ग्रंथ हैं वो कैसे हैं? वीर गाथात्मक है। अतः आदिकाल का नाम वीर गाथा काल ही रखा जा सकता है। जिस सामाजिक या राजनीतिक परिस्थिति की प्रेरणा से वीर गाथाओं की प्रवृत्ति रही है उसका सम्यक निरूपण पुस्तक में कर दिया गया है। मिश्र बंधुओं ने इस आदिकाल के भीतर इतनी पुस्तकों की और नामावली दी और पुस्तकें बताई गई हैं, जिसमें है भगवत गीता, वृद्ध, नवकार, वर्तमाल, सम्मतसार, पतली, अनन्य योग और जम्बूस्वामी रामा, रेवतगिरी रासा और नेमिनाथ चहुपही, और 10 नंबर पे है US माला यानी कि उपदेश माला। इसमें से नंबर 1 तो पीछे की रचना है। जो भगवत गीता है ना, नंबर 1 की रचना, ये तो क्या है? पीछे की रचना है। जैसा कि उनकी इस भाषा में स्पष्ट है, ते ही दिन कथा किन मन लाही, हरि के नाम गीत चित आई, सुमिरे गुरु गोविंद के पाहूँ, अगम अपार है जाकर नाहूँ। अगम अपार है जाकर नाहूँ, ये किसकी पंक्ति है? तो भगवत गीता की पंक्ति है और आचार्य रामचंद्र की भूमिका से है। जो वीर रस की भूमिका परिपाटी के अनुसार कहीं वर्णों का द्वित्व देखकर ही प्राकृतिक भाषा और कहीं चौपाई देखकर ही अवधि या पेशवाड़ी समझते, जो भाव को ताट और विचार को फीलिंग कहते हैं, वे यदि उद्धृत पद्यों को समृत यानी कि 1000 के क्या सम्मत 500 की भी बताए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। पुस्तक की सम्मत सूचक पंक्ति का यह गड़बड़ पाठ ही सावधान करने के लिए काफी है। सहस्त्र सो संपूर्ण जाना। अब रही शेष 9 पुस्तकें। 1 यानी कि पहली पुस्तक के बारे में, भगवत गीता के बारे में बता दिया क्या कि तो पीछे की रचना है, और अब शेष जो 9 पुस्तकें रह गई हैं उसमें 2 नंबर, 7 नंबर, 9 नंबर और 10 नंबर ये जैन धर्म के तत्व निरूपण पर है। यानी कि 2 नंबर वृद्ध नवकार और 7 नंबर जम्बू स्वामी रामा और 9 नंबर नेमिनाथ चहुपही और 10 नंबर US माला उपदेश माला। ये कैसी है? ये तो जैन धर्म के तत्व निरूपण पर आधारित है। और जो नंबर 6 वाली बुक है ना, ये योग की पुस्तक है, अनन्य योग, और नंबर 3 और 4 केवल नोटिस मात्र है। वर्तमाल और सम्मत सारे क्या है? केवल नोटिस मात्र है। एक बार दोबारा देखते हैं इसको। यानी कि जो वीर रस की परिपाटी अब रही शेष 9 पुस्तकें, उनमें से नंबर 2, 7, 9, 10 जैन धर्म के कौन से निरूपण पर है? तत्व निरूपण पर है और साहित्य कोटि में नहीं आ सकती। और नंबर 6 की है योग की पुस्तक है, और नंबर 3 और 4, नंबर 3 पे कौन सी है? वर्तमान, और 4 पे कौन सी है? सम्मतसार। ये केवल नोटिस मात्र है, विषयों का कुछ भी विवरण नहीं है इनमें। इस प्रकार केवल 2 साहित्यिक पुस्तकें बची जो वर्णनात्मक डिस्क्रिप्टिव है। एक में तो नंद के जोनार का वर्णन है, दूसरे में गुजरात के रेवत पर्वत का वर्णन है। अतः इन पुस्तकों की नामावली से मेरे निश्चय में किसी प्रकार का अंतर नहीं पड़ सकता। यदि ये भिन्न भिन्न प्रकार की 9 पुस्तकें साहित्यिक भी होती तो भी मेरे नामकरण में कोई बाधा नहीं डाल सकती थी, क्योंकि मैंने 9 प्रसिद्ध वीर गाथात्मक पुस्तकों का उल्लेख किया है। एक ही काल और एक ही कोटि की रचना के भीतर जहाँ भिन्न भिन्न प्रकार की परंपराएं चली हुई पाई गई ही है, वहाँ अलग अलग शाखाएं करके सामग्री का विभाग किया गया है। जैसे भक्ति काल के भीतर पहले तो 2 काव्य धाराएं निर्गुण और सगुण, भक्ति काल के भीतर 2 काव्य धाराएं हैं जो निर्गुण और सगुण धारा निर्दिष्ट की गई। फिर प्रत्येक धारा की 2-2 शाखाएं स्पष्ट रूप से लक्षित की गई। निर्गुण धारा की ज्ञानेश्वरी शाखा और प्रेमाश्वरी शाखा, और सगुण धारा की राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा। इन धाराओं और शाखाओं की प्रतिष्ठा यूं ही मनमाने ढंग पर नहीं की गई। उनकी एक दूसरे से अलग करने वाली विशेषताएं अच्छी तरह दिखाई भी गई हैं और देखते ही ध्यान में भी आ जाएंगी। रीतिकाल के भीतर रीतिबद्ध की जो परंपरा चली है उनका उपविभाग करने का कोई संगत आधार मुझे नहीं मिला। रचना के स्वरूप
रचना के स्वरूप आदि में कोई स्पष्ट भेद निरूपित किए बिना विभाग कैसे किया जा सकता है। किसी काल विस्तार को लेकर यूं ही पूर्व और उत्तर नाम देकर दो हिस्से कर डालना है ऐसी विभाग नहीं कहला सकता। जब तक पूर्व और उत्तर के दो अलग अलग लक्षण न बताए जाएंगे तब तक इस प्रकार के विभाग का कोई अर्थ नहीं। इसी प्रकार थोड़े थोड़े अंतर पर होने वाले प्रसिद्ध कवियों के नाम पर अनेक काल बान चलने के पहले ये देखना आवश्यक है कि प्रत्येक काल परिवर्तक कवि का ये प्रभाव उसके काल में होने वाले सब कवियों में सामान्य रूप से पाया जाता है। विभाग का कोई पुष्ट आधार होना चाहिए। रीतिविद ग्रंथों की बहुत गहरी छानबीन और सूक्ष्म पर्यालोचना करने पर आगे चलकर शायद विभाग का कोई आधार मिल जाए, पर अभी तक मुझे नहीं मिला। आगे है इम्पोर्टेंट है ये। रीतिकाल के संबंध में दो बातें और कहनी है। इस काल में कवियों की परिचयात्मक वृत्तों की छानबीन में अधिक नहीं प्रवृत्त हुआ, क्योंकि मेरा उद्देश्य अपने साहित्य के इतिहास का एक पक्का, यहाँ से पंक्ति आ जाती है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के पेपर में, पक्का और सुव्यवस्थित ढांचा खड़ा करना था, न कि कवि कीर्तन करना। ये इंपॉर्टेंट पंक्ति है। यानी कि इस काल में कवियों की परिचयात्मक व्रतों की छानबीन में मैं अधिक प्रवृत्त नहीं हुआ हूँ, क्योंकि मेरा उद्देश्य अपने साहित्य के इतिहास का एक पक्का और व्यवस्थित ढांचा खड़ा करना था, न कि कवि कीर्तन करना। अतः कवियों के परिचयात्मक विवरण में मैंने प्राय मिश्र बंधु से ही लिए हैं। कहीं कुछ कवियों के विवरणों में परिवर्तन और परिष्कार भी किया है, जैसे ठाकुर दीनदयाल गिरी, राम सहाय और रसिक गोविंद के विवरणों में। और यदि कुछ कवियों के नाम छूट गए, इनकी कुछ कवियों के नाम छूट गए या किसी कवि की किसी मिली हुई पुस्तक का उल्लेख नहीं हुआ, तो इससे मेरी कोई बड़ी उद्देश्य हानि नहीं हुई। इस काल के भीतर मैंने जितने कवि लिए या जितने ग्रंथों के नाम लिए उतने ही जरूरत से ज़्यादा मालूम हो रहे थे। रीतिकाल या और किसी काल के कवियों की साहित्यिक विशेषताओं के संबंध में मैंने जो संक्षिप्त विचार प्रकट किए हैं वे दिग्दर्शन मात्र के लिए हैं। इतिहास की पुस्तक में किसी कवि की पूरी क्या अधूरी आलोचना भी नहीं आ सकती। किसी कवि की आलोचना लिखनी होगी तो स्वतंत्र प्रबंध या पुस्तक के रूप में लिखूंगा। बहुत प्रसिद्ध कवियों के संबंध में थोड़ा विस्तार से लिखना पड़ा और वह भी विशेष प्रवृत्तियों का ही निर्धारण किया गया। यह अवश्य है कि उनमें कुछ प्रवृत्तियों को मैंने रसोपयोगी और कुछ को बाधक कहा। आधुनिक काल में गद्य का आविर्भाव सबसे प्रधान साहित्य घटना है, इसलिए उसके प्रसार का वर्णन विशेष विस्तार के साथ करना पड़ा। मेरा विचार इस थोड़े से काल के बीच हमारे साहित्य के भीतर जितनी अनेक रूपता का विकास हुआ है उनको आरंभ तक लाकर उसमें आगे की प्रवृत्तियों का सामान्य और संक्षिप्त उल्लेख करके ही छोड़ देने का था, क्योंकि वर्तमान लेखकों और कवियों के संबंध में कुछ लिखना अपने सिर एक बला मोल लेना ही समझ पड़ता था। पर जी न माना। वर्तमान सहयोगियों तथा उनकी अमूल्य कृत्यों का उल्लेख भी थोड़े बहुत विवेचन के साथ डरते डरते किया। कौन कह रहे हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। वर्तमान काल के अनेक प्रतिभा संपन्न और प्रभावशाली लेखकों और कवियों के नाम जो जल्दी से भूल या छूट गए होंगे, इसके लिए उससे भी अधिक उनकी कृतियों से विशेष रूप से परिचित महानुभावों से क्षमा की प्रार्थना है। जैसा पहले कहा जा चुका है कि यह पुस्तक जल्दी से तैयार करनी पड़ी, इससे इसका रूप जो मैं रखना चाहता था वह भी इसे पूरा नहीं प्राप्त हो सका। कवियों और लेखकों के नामोल्लेख के संबंध में एक बात का निवेदन और है। इस पुस्तक का उद्देश्य संग्रह नहीं था। इससे आधुनिक काल के अंतर्गत सामान्य लक्षणों और प्रवृत्तियों के वर्णन की ओर अधिक ध्यान दिया गया। अगले संस्करण में इस काल का प्रसार कुछ और अधिक हो सकता है। कहने की आवश्यकता नहीं कि हिंदी साहित्य का इतिहास हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में हिंदी साहित्य का विकास के नाम से सन 1929 के जनवरी महीने में, कौन से महीने में? सन 1929 के जनवरी महीने में निकल चुका है। इस अलग
1929 की बुक है ये। इस अलग पुस्तककार संस्करण में बहुत सी बातें बढ़ाई गई, विशेषतः आदि और अंत में आदिकाल के भीतर अपभ्रंश की रचनाएं भी ले ली गई है, क्योंकि वे सदा से भाषा काव्य के अंतर्गत मानी जाती रही है। कवि परंपरा के बीच प्रचलित जनश्रुति कई ऐसे भाषा काव्यों के नाम से गिनाती चली आई है जो अपभ्रंश में है, जैसे कुमारपाल चरित और सारंगधर कृत हमीरासो का तो पता नहीं, पर प्राकृतक पिंगल सूत्र के उलटते पलटते मुझे हमीर के युद्धों के वर्णन वाले कहीं बहुत ही ओजस्वी पद्य छंदों के उदाहरण में मिले हैं। मुझे पूर्ण निश्चय हो गया है कि ये पद्य सारंगधर के प्रसिद्ध हमीरासों के हैं। आधुनिक काल के अंत में वर्तमान काल की कुछ विशेष प्रवृत्तियों के वर्णन को तोड़ा और पल्लवित इसलिए करना पड़ा, जिसमें उन प्रवृत्तियों के मूल का ठीक पता केवल हिंदी पढ़ने वालों को भी हो जाए और वे धोखे में न रहकर स्वतंत्र विचार में समर्थ हो। मिश्र बंधुओं के प्रकांड कवि व्रत संग्रह मिश्र बंधु विनोद का उल्लेख हो चुका है। रीतिकाल के कवियों का परिचय लिखने में मैंने प्राय उक्त ग्रंथ से ही विवरण लिए हैं। अतः आधुनिक शिष्टता के अनुसार उसके उत्साही और परिश्रमी संकलनकर्ताओं को धन्यवाद देना मैं बहुत जरूरी समझता हूँ। हिंदी पुस्तकों की खोज की रिपोर्ट भी मुझे समय समय पर विशेषतः संदेह के स्थल आने पर उलटनी पड़ी है। राय साहब बाबू श्याम सुंदर दास BA की हिंदी कोविद रत्नमाला, श्रीयुत पंडित राम नरेश त्रिपाठी की कविता कौमुदी और श्री वियोगी हरि जी के ब्रज माधुरी सार से भी बहुत कुछ सामग्री मिली है। अतः उक्त तीनों महानुभावों के प्रति मैं क्या करता हूँ, कृतज्ञता प्रकट करता हूँ। आधुनिक काल के प्रारंभिक प्रकरण लिखते समय जिस कठिनता का सामना करना पड़ा, उसमें मेरे बड़े पुराने मित्र पंडित केदारनाथ पाठक ही काम आए। पर न आज तक मैंने उन्हें किसी भी बात के लिए धन्यवाद दिया है, न अब देने की हिम्मत कर सकता हूँ। धन्यवाद को आजकल वे एक बदमाशी समझते हैं। ये पंक्ति कहाँ की? धन्यवाद को आजकल वे एक बदमाशी समझते हैं, यानी कि आचार्य रामचंद्र के हिंदी साहित्य के इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बुक से भूमिका से है। इस कार्य में मुझसे जो भूलें हुई हैं उनके सुधार की, जो त्रुटियां रह गई हैं उनकी पूर्ति की, और जो अपराध बन पड़े हैं उनकी क्षमा की पूरी आशा करके मैं अपने श्रम से कुछ संतोष लाभ कर सकता हूँ। आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ये था आज का टॉपिक अपना हिंदी साहित्य के इतिहास की बुक जो रामचंद्र शुक्ल की है, प्रथम संस्करण का वक्तव्य और भूमिका। अब आगे जो इनको प्रकरण के माध्यम से बताया गया आदिकाल, भक्तिकाल इत्यादि को आगे पढ़ेंगे। तो वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।